जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विवेक कॉम्पिटिटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग साइंस में टॉप एमसीक्यू प्रश्नों को देख रहे थे जो वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। इसमें हम लोग 1 से लेकर 40 तक के प्रश्नों को डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग पार्ट 3 में 41 से लेकर 60 तक के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 41। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट बोलता है विस्थापन होता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं, सॉरी इनमें से सभी। देखिए क्या बोलता है, पूछ रहा है विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? जो विस्थापन होता है, विस्थापन जैसे कोई वस्तु ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, ये यहाँ तक गया बी पॉइंट तक, ठीक है। तो जो इसका ये विस्थापन हुआ ये हो गया क्या, धनात्मक, मतलब आगे की ओर बढ़ रहा है, तो विस्थापन क्या होगा, धनात्मक। यही सेम ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और फिर सेम यहीं पे ए पॉइंट पे आकर रुक गया, तो क्या होगा विस्थापन, तब विस्थापन होगा शून्य, क्योंकि जहाँ से चलना स्टार्ट किया था वहीं पे जाकर रुक गया, तो उस कंडीशन में विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और अगर ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से आकर ए पॉइंट से आकर फिर इधर और आ गया, इधर ए पॉइंट से भी इधर आ गया, तब क्या होगा, विस्थापन ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो जहाँ से था उसको 100 बैक हो गया, मतलब पीछे हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विस्थापन ऋणात्मक हो जाएगा। जो विस्थापन होता है वो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। वही दूरी, देखिए विस्थापन अलग होता है, दूरी अलग होता है, हम इसमें कुछ देखते हैं डिफरेंस। एक विस्थापन होता है, एक होता है दूरी, ठीक है। ये जो विस्थापन होता है ये क्या होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, ये तीनों हो सकता है। लेकिन जो दूरी होता है वो हमेशा धनात्मक होगा, धनात्मक या शून्य भी हो सकता है। दूरी अगर कुछ नहीं डिस्टेंस तय करेगा तो क्या होगा, शून्य होगा। बट जो दूरी होता है, डिस्टेंस होता है, वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ठीक है। विस्थापन क्या है, तो ये सदिश राशि है, सदिश राशि। दूरी क्या है, तो यह अदिश राशि, ठीक है। विस्थापन क्या है, सदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है, ठीक है, क्योंकि दूरी में दिशा फिक्स नहीं होता है, विस्थापन क्या होता है, दिशा फिक्स होता है, जैसे सदिश राशि है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। जो विस्थापन होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है यदि ए डॉट बी इक्वल टू √3 ए डॉट बी हो तो ए तथा बी के बीच कोण क्या होगा। देखिए ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, वेक्टर वगैरह पढ़े होंगे आप लोग। डॉट, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्या होता है, एक होता है डॉट, एक होता है क्रॉस, ठीक है। तो न्यूमेरिकल टाइप का, इसको आप देख लीजिएगा, इसका आंसर होगा 60 डिग्री, ठीक है। ए और बी के बीच का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है एक समान वेग में त्वरण होता है। देखिए एक समान वेग, ये जो वेग है वेलोसिटी, वो अगर एक समान है तो उस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन है यानी त्वरण है वो क्या होगा। तो एक समान वेग में त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। एक समान वेग मतलब त्वरण जो है वो शून्य होगा। अगर एक्सीलरेटर जो होता है गाड़ी में, उसको आप कम करिएगा, ज़्यादा करिएगा, कम करिएगा मतलब क्या, स्पीड कम जाएगा, ज़्यादा करिएगा तो क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगा। अगर उसको फिक्स कर दिए हैं, एक्सीलरेटर को अगर आप फिक्स कर दिए हैं तो त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। जो वेग में परिवर्तन होता है उसी को बोलते हैं क्या, त्वरण। वेग में परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं, त्वरण। अगर वेग में परिवर्तन ही नहीं होगा मतलब क्या होगा, जो एक्सीलरेटर है, एक्सीलरेटर जो हम लोग बोलते हैं गाड़ी वगैरह में, अगर फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है तो क्या होगा, त्वरण शून्य होगा। कम बेसी होगा तब तो कुछ होगा त्वरण, अगर वो कम बेसी नहीं हो रहा है, फिक्स एक समान गति से चल रहा है, तो इस कंडीशन में त्वरण क्या होगा, शून्य। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। एक समान वेग में त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। त्वरण किसको बोलते हैं, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है अशुद्ध पानी का क्वथनांक कितना होता है। देखिए एक होता है शुद्ध पानी,
शुद्ध पानी और अशुद्ध पानी। अशुद्ध पानी, जो शुद्ध पानी का जो होता है क्वथनांक वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जो पानी है वो बॉइलिंग होने लगेगा, मतलब खौलने लगेगा। ठीक है, लेकिन वही अशुद्ध पानी मतलब बहुत कचरा वगैरह वाला पानी जो है, जो हो गया नाला का पानी हो गया, मतलब उसमें बहुत चीज़ मिक्सर मतलब उसमें मिला हुआ है। ठीक है, तो जो अशुद्ध पानी होता है उसका क्वथनांक जो होता है वो 100 डिग्री से ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा अशुद्ध रहेगा उतना ज़्यादा उसका क्वथनांक होगा। ठीक है, जितना कम अशुद्ध रहेगा कम क्वथनांक होगा, बट 100 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो शुद्ध जल का जो होता है बॉइलिंग पॉइंट वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और अशुद्ध जल का जो होता है बॉइलिंग पॉइंट वो क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, कोई फिक्स नहीं है। जितना ज़्यादा पानी गंदा रहेगा अशुद्ध रहेगा उसका जो है क्वथनांक क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोल रहा है अशुद्ध पानी का क्वथनांक कितना होता है। 100 डिग्री सेल्सियस तो होता है शुद्ध का, ये तो होगा नहीं। 101 हम लोग नहीं बोल सकते हैं, फिक्स तो कुछ नहीं होता है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिक्स नहीं होता है, जितना ज़्यादा अशुद्ध रहेगा उतना ज़्यादा उसका क्वथनांक रहेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है निम्नलिखित धातुओं में से सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कौन है। पूछ रहा है सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन है। देखिए सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस। ये तीन याद रखिए, सबसे ज़्यादा कैल्शियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद फास्फोरस। ठीक है, अधिकतर एग्जाम में इसी से आपको रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहाँ पूछ रहा है सबसे अधिक कौन है, तो ऑप्शन देखिए इसमें से तीनों में से कोई है, कैल्शियम है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। जो कैल्शियम है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, अगर कैल्शियम नहीं रहता तो सोडियम मारते हैं, नहीं तो फास्फोरस मारते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है परवल अम्ल के विलयन में होते हैं। देखिए बोल रहा है परवल अम्ल के विलयन में क्या होते हैं। दो चीज होता है, एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल, ये दोनों में डिफरेंस देखिए। जो जितना ज्यादा H प्लस आयन प्रदान करेगा वो उतना ज्यादा प्रबल अम्ल होगा, मतलब उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग होगा। जो जितना कम OH आयन प्रदान करेगा वो क्या होगा, दुर्बल सॉरी जो जितना कम H प्लस आयन प्रदान करेगा वो क्या होगा, दुर्बल अम्ल होगा। ठीक है, मतलब वीक होगा। H प्लस आयन, H प्लस आयन क्या करता है, तेजी से, मतलब बहुत ज्यादा तेजी से देगा ये। और क्या होता है H प्लस आयन कम देगा, मतलब धीरे धीरे देगा। ठीक है, तो क्या होगा, दुर्बल अम्ल होगा। वही क्षार है, क्षार में उल्टा हो जाता है। क्षार में होता है क्या, एक होता है प्रबल क्षार, एक होता है दुर्बल क्षार। इसको देख लीजिए, अगर क्षार बोलता है प्रबल क्षार, प्रबल क्षार, एक क्या होगा, दुर्बल क्षार। तो क्षार होता है जो जितना ज्यादा OH माइनस देगा, OH माइनस आयन, ये क्या देगा, ज्यादा। और दुर्बल में क्या होगा, OH माइनस आयन कम। जो कम देगा वो क्या होगा, दुर्बल क्षार होगा, जो ज्यादा देगा वो प्रबल क्षार होगा। ठीक है, तो अगर अम्ल पूछेगा तो H प्लस आयन, क्षार पूछेगा तो OH माइनस। जो जितना ज्यादा तेजी से देगा H प्लस आयन वो उतना ज्यादा क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा। जो जितना कम देगा H प्लस आयन वो क्या होगा, दुर्बल अम्ल होगा। ठीक है, और जो जितना ज्यादा OH प्लस आयन देगा वो सॉरी OH माइनस आयन देगा वो क्या होगा, प्रबल क्षार होगा। और जो जितना कम देगा OH माइनस वो क्या होगा, प्रबल सॉरी दुर्बल क्षार होगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पूछ रहा है परवल अम्ल के विलयन में क्या होता है, अणु और आयन दोनों होते हैं। अणु थोड़ी ना होता, आयन तो होता है लेकिन अणु नहीं होता है। ज्यादातर अणु होते हैं, ये भी नहीं होगा, ज्यादातर आयन होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। ठीक है, जो जितना ज्यादा आयन देगा, यहाँ आयन दे रहा है ना, H प्लस आयन, जो जितना ज्यादा आयन देगा वो क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए इसे आप, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फिर इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं प्रबल का। फिर प्रबल अम्ल बोले जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ये सब क्या है, प्रबल अम्ल है। अगर दुर्बल पूछेगा तो क्या हो जाएगा, NaOH हो गया, क्षार, ये प्रबल क्षार है, प्रबल
क्षार NaOH। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो जो ज़्यादातर मतलब ज़्यादा मात्रा में आयन देगा वो क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 7 बोलता है क्षार सार्वत्रिक सूचकों के रंग में बदल देता है। देखिए, एक होता है अम्ल, एक होता है क्षार। अम्ल जो होता है वो नीला लिटमस को लाल करता है, नीला लिटमस को लाल करता है, लाल करता है। जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को नीला करता है। ठीक है, अम्ल जो होता है वो नीला लिटमस को लाल करता है, और क्षार जो होता है लाल लिटमस को नीला करता है। अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है, 7 से कम होता है क्या पीएच। क्षार का क्या होता है, 7 से अधिक होता है पीएच, 7 से अधिक होता है पीएच मान। ठीक है, जो लवण रहेगा उसका पूरा पूरा 7 होता है। जो अम्ल है वो कैसा ऑक्साइड बनाता है, सॉरी, जो धातु के साथ जब ये करता है रिएक्शन अम्ल, तो कैसा ऑक्साइड बनाता है, कि इसका आंसर क्या होगा, क्षार सार्वत्रिक सूचकों के रंग को, जो क्षार है वो किससे किस में बदलता है। जो क्षार है वो क्षार जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, लाल को नीला में बदल देता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8 बोलता है NaCl एक लवण है जो बनता है। देखिए, NaCl एक लवण, वो कैसे बनता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जब दोनों आपस में रिएक्शन करता है तो बनता है NaCl प्लस H2। ये रिएक्शन को आप याद रखिएगा, बहुत कम आएगा। ठीक है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक प्रबल अम्ल है, एक प्रबल क्षार है। ये जब दोनों रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। तो ये पूछ रहा है कि सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, तो HCl क्या है, प्रबल अम्ल, ये क्या है, प्रबल अम्ल है। NaOH क्या है, तो प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार है। तब देख लीजिए ऑप्शन में क्या होगा, तीव्र अम्ल और मंद क्षार, मंद मतलब कम, तीव्र मतलब ज्यादा, ये नहीं होगा। मंद अम्ल और मंद क्षार, ये भी नहीं होगा। तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार, ये सही हो जाएगा। तीव्र मतलब ज्यादा, प्रबल, तो तीव्र अम्ल है मतलब प्रबल अम्ल है, तीव्र क्षार मतलब प्रबल क्षार, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार मतलब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9 बोलता है खाने का नमक NaCl किससे बना होता है, सेम क्वेश्चन है। जो खाने का नमक है NaCl कैसे बनता है, तो प्रबल अम्ल प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जब मिलता है तो क्या बनता है, NaCl प्लस H2O। तो इसमें क्या हो जाएगा, HCl क्या है, प्रबल अम्ल है, NaOH क्या है, प्रबल क्षार है। देख लीजिए, प्रबल मतलब मजबूत, तो एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएगा। एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से क्या बनता है, NaCl, खाने का नमक सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ तक। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10 बोलता है साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। देखिए, जो नमक बनता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कौन सा अम्ल में रिएक्शन करता है, तो जस्ट हम बताएं अभी, HCl प्लस NaOH जब आपस में दोनों रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, तो क्या बनता है, NaCl प्लस H2O। तो पूछ रहा है साधारण नमक बनने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में कौन रिएक्शन कर रहा है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में कौन कर रहा है रिएक्शन, तब बन रहा है जाकर नमक NaCl, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कर रहा है रिएक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11 बोलता है
इतना का पीएच पीएच के कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगा सकते। देखिए अगर पीएच मान कोई चेंज हो रहा है, जैसे अम्ल जो है वो नीला को लाल कर देता है और क्षार जो है वो लाल को नीला कर देता है। तो कैसे करता है? वो जब लिक्विड रहेगा तब करेगा, ना कोई ठोस पदार्थ को हम अगर हम अम्ल में जाकर उसको टच करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो थोड़ी नीला से लाल हो जाएगा। वो अगर लिक्विड रहेगा तब होगा। इसमें देखेंगे कौन कौन सा लिक्विड है, उसमें बोलता है उसको से पता नहीं लगाया जा सकता है, तो हमेशा लिक्विड से ही पता लगाया जा सकता है। ठीक है, अगर नीला लिटमस पत्र है उस पर हम लोग सॉरी अगर अम्ल है और उसको पर कोई उस पर डालेंगे उस पर लिक्विड, तो वो क्या करेगा? नीला से लाल कर देगा। अगर क्षार है उस पर डालेंगे लिक्विड तो लाल से नीला कर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ताकि स्याही भी क्या है? लिक्विड है। पानी भी क्या है? लिक्विड है। जूस भी क्या है? लिक्विड है। लेकिन ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? ठोस है, तो इससे चेंज नहीं होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 12 बोलता है ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षार के साथ भी अभिक्रिया करता है। देखिए जिसमें अम्ल और क्षार दोनों का गुण हो, अम्ल एवं क्षार दोनों का गुण हो, उसको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड जिसमें अम्ल और क्षार दोनों का गुण हो उसको क्या बोलते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। अब उभयधर्मी ऑक्साइड कौन कौन है? तो पहला है एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है Al2O3। ठीक है, फिर एक होता है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है ZnO। ठीक है, एक होता है लेड ऑक्साइड, PbO, लेड ऑक्साइड। ते तीन चीज को आप याद रखिएगा, तीनों को पूछता है उभयधर्मी ऑक्साइड कौन है? एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? इसमें अम्ल और क्षार दोनों का गुण हो उसको हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है अम्ल और क्षार दोनों का हो, उसको क्या बोलेंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 13 बोल रहा है कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? देखिए पूछ रहा है कौन सा धातु उभयधर्मी ऑक्साइड है? सोडियम है, आयरन है, पोटेशियम है, एल्युमिनियम है? जैसे लोग बताएं, एल्युमिनियम क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। और लेड ऑक्साइड क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 14 पूछ रहा है तांबा की प्रतिरोधकता क्या है? देखिए इसको आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। जो तांबा की प्रतिरोधकता होता है 1.69 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। प्रतिरोधकता का मात्रा क्या होता है? प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। ओम मीटर, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। जो प्रतिरोध होता है उसका मात्रक होता है ओम, जो प्रतिरोधकता होता है उसका मात्रक होता है ओम मीटर। तो तांबा का कितना होता है प्रतिरोधकता? 1.69 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 15 बोलता है यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दुगना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगा? देखिए बोल रहा है एक सर्किट का प्रतिरोध को दुगना किया जाता है, तो यहाँ प्रतिरोध है, वोल्टेज है और करंट है। मतलब भी का फॉर्मूला क्या होता है? भी बराबर आई आर, यहाँ ओम से लागू होगा। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज है, धारा है और प्रतिरोध है। तो पूछ रहा है यहाँ पे अगर हम यहाँ से धारा का मान निकालना चाहे तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? भी बटा आर। अब पूछ रहा है यदि प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाए, तो अगर हमको नया धारा निकालना है, मान लो हमको I2 निकालना है, प्रतिरोध को दुगना कर रहा है, तो भी बटा प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 2R हो जाएगा। तो ये I2 क्या हो जाएगा? ये भी बटा आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो आई बटा 2, मतलब धारा क्या हो गया? आधा हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसको आधी घट जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। यदि हम प्रतिरोध को दुगना करेंगे और वोल्टेज को समान रखेंगे तो धारा क्या होगा? आधा हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, ओम्स लगाएं, भी बराबर आई आर, आई बराबर भी बटा आर। अगर हमको नया धारा निकालना था I2, भी प्रतिरोध क्या हो गया? दुगना हो गया, 2 से गुना कर दिए। अब ये भी बटा आर का मतलब क्या हो गया? धारा आई, नीचे बट के 2, 2 मतलब नीचे क्या हो गया? धारा
आधा कर दिया इसको। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 16 बोलता है एक पदार्थ में क्या होने पर अति चालक पदार्थ होता है। देखिए अति चालक मतलब जिसमें बहुत ज्यादा तेजी से करंट जा रहा हो, ठीक है, उसको बोलते हैं अति चालक। मतलब उसका प्रतिरोध बिल्कुल शून्य होगा, लगभग ना के बराबर होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग अति चालक। तो अति चालक में क्या होता है, तो प्रतिरोध का मान शून्य होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, ठीक है। एक होता है चालक, एक होता है अति चालक। अति चालक मतलब उसमें बहुत तेजी से करंट जाएगा, तेजी से करंट जाएगा मतलब उसमें प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, शून्य होगा, तब तो जाएगा तेजी से करंट। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 17 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित। देखिए जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित नियम है वह है जूल का नियम। जूल का नियम, जितना भी हो गया, केतली हो गया, हीटर हो गया, ये सब गर्म होता है, ये सब किस पे है, निर्धारित तो है जूल का नियम पे, ये सब है आधारित। आगे देखते हैं नेक्स्ट, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 18 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है। देखिए उत्सर्जन तंत्र जिससे जो भी पदार्थ जो भी है जो हमारा बॉडी के लिए वेस्टेज है जिससे हम उसके माध्यम से बाहर निकालते हैं वो होता है वेस्टेज उत्सर्जन तंत्र। मूत्रवाहिनी, मूत्र निकलता है, ये भी उत्सर्जन तंत्र है, मूत्र मार्ग भी है। गुद्दा जो है क्या है, ये ब्लड को साफ करता है, गुद्दा यानी किडनी, ये जो किडनी है वो क्या करता है, ब्लड को प्योर करता है। लेकिन गर्भाशय, गर्भाशय में गर्भ का धारण होता है, ठीक है, यहाँ से कोई उत्सर्जी अंग नहीं है जिससे कुछ यहाँ से निकलता है। गर्भाशय में क्या होता है, तो गर्भ का धारण होता है। नहीं, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है गर्भाशय है वो उत्सर्जी अंग नहीं है, बाकी ये तीनों उत्सर्जी अंग है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 19 बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है। देखिए जो गुर्दा यानी जो किडनी में जो पथरी बनता है, स्टोन बनता है, वो किस चीज का होता है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट। जो किडनी में स्टोन बनता है जिसको हम लोग पथरी बोलते हैं आम भाषा में, वो किसका बना होता है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का होता है। ये बनता कैसे है, तो ज़्यादा अम्लीय भोजन करने से बनता है। ज़्यादा मात्रा में अगर अम्लीय भोजन करिएगा तो क्या होगा, स्टोन बनेगा पेट में, अम्लीय भोजन से होता है, ठीक है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 20 बोलता है आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताइए जिसमें सभी तत्व गैस है। देखिए टोटल समूह कितना है आधुनिक में, टोटल समूह 18 है, ग्रुप आवर्त कितना है, 7 है, ठीक है। ये आधुनिक आवर्त सारणी में बोल रहा है ऐसा कौन सा समूह है जिसमें टोटल सभी तत्व गैस है, तो समूह 18 है। समूह 18 में सभी तत्व गैस है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब तत्व है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।